ओके गाइस, चलो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू जीएसटी। हमने कल इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट किया था। एक्चुअल में वी वर ट्राइंग टू रीड आउट एंड अंडरस्टैंड दोस पॉइंट्स जहां कुछ डाउट्स हैं जो हमने मिस आउट किया हुआ है, राइट। एंड आई गेस जीएसटीएन वाज द लास्ट दैट वी हैड कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं, जीएसपी पे जाते हैं। मैं चाहता हूं आप इसको पहले रीड कर ले, टेक 2-3 मिनट्स एंड देन लेट अस मूव ऑन टू अंडरस्टैंड, क्लियर द डाउट्स और फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। आज मोस्ट प्रोबेबली विल कंप्लीट द होल चैप्टर। चलो स्टार्ट। जीएसपी एक बार रीड कर लो, होने बाद डन बताना। हम एक बार डिस्कस करेंगे, डाउट्स है डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो गो फॉर इट फास्ट। डन। चलो देखो, बेसिकली जीएसटी के सुविधा प्रोवाइडर्स। अच्छा, यहां पे और एक नाम दिया हुआ है एएसपी, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। हमने देखो सिस्टम की बात की, जीएसटीएन जो है ये पूरा नेटवर्क जो है, पोर्टल जो है, सिस्टम जो है, उसकी बात की। इस सिस्टम के अंदर में, इस सिस्टम के अंदर में जो भी सर्विसेज लगते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना, एप्लीकेशन बनाना, पोर्टल के लिए कुछ स्पेसिफिक एड ऑन बनाना कि हाँ ये फीचर होना चाहिए, ये डैशबोर्ड ऐसा दिखना चाहिए। हम जब उस पर अकाउंटिंग करते हैं, हमारे इनवॉइस अपलोड करते हैं, हम टैक्स पेमेंट करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, इन सभी चीजों के लिए जो सर्विसेज लगती है ये कौन प्रोवाइड करेगा? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगा, बट गवर्नमेंट को ये सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? तो जीएसपीज और एएसपीज। एट द सेम टाइम ये लोग हमें डायरेक्टली सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए जो भी चार्ज हमें देना पड़ेगा अगर एडिशनली कुछ है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। बस इतना ही है जीएसपी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। आके एक हाथ दिमाग का कोई एमसीक्यू आया तो आएगा, बट यूजुअली नहीं आता है, राइट। कंसेप्ट सभी को समझा है? कंसेप्ट सभी को समझा है? कैन आई गेट ए यस और नो?
यस क्लियर है, कुछ था ही नहीं ज्यादा। अच्छा नेक्स्ट जो पार्ट है ये नॉन जीएसटी सप्लाईज का है। हमने टाइप्स ऑफ सप्लाई देखे थे, राइट। महक इज आस्किंग सर जीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। कल हमने पढ़ा था, आप नहीं थे शायद क्लास में। चलो टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई बेसिकली पांच टाइप सप्लाई होता है। एक टैक्सेबल सप्लाई जो इनके अलावा है, दूसरा निल रेटेड, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी। जो नॉन जीएसटी सप्लाई है वो यहां दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लो, ज्यादा डिस्कशन इसमें है नहीं, फिर भी एक बार देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो अपन ने पढ़ा हुआ है उतनी ही चीज है। आरजू आंसर करता हूं आपके क्वेश्चन का, लेट एवरीवन फिनिश, फिर आंसर करता हूं।
डन, रीड कर लिया आपने? चलो सी, हमने बेसिकली ये देखा था दैट 28% प्लस सेस में वो चीजें आएगी जो एक ह्यूमन के लिए कंज्यूम करना डेंजरस है या हेल्थ पे इंपैक्टिंग है। जिसमें इसके बाद जब हमने नॉन जीएसटी देखा था तो मैंने आपको यहां पे बताया था कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यहां आता है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जब हम थोड़ा सा और सब्जेक्ट में डिटेल में जाएंगे, हम दो चीजें देखने वाले हैं। एक चीज है सिर्फ अल्कोहल और दूसरी चीज है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो अल्कोहल है, अब ये अल्कोहल मेडिसिन में भी यूज होता है, ये अल्कोहल बाकी चीजों के लिए भी यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। उसका कुछ कंपोनेंट जीएसटी में है, कुछ कंपोनेंट के ऊपर एडिशनली एक्साइज वगैरह भी लगता है, वैट भी लगता है। और जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ये तो जीएसटी में है ही नहीं, ये तो जीएसटी से बाहर है, जिसके ऊपर आज भी एक्साइज लगता है, वैट लगता है, सीएसटी लगता है। ठीक है। सो पहली चीज है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आरजू आई गेस आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज है पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एरोप्लेन्स के लिए होता है, नेचुरल गैस है, राइट, कुकिंग गैस नहीं, नेचुरल गैस, टोबैको और टोबैको के कुछ सब्सटीट्यूट्स, राइट, ये चीजें भी इसमें स्पेसिफिकली आ जाती है। ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, जो ड्रग्स होते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, यहां पे सिंपली दिया हुआ है कि ये जीएसटी के अंदर भी है, बट इसके ऊपर एक्साइज भी लगता है। मतलब जैसे ही मैन्युफैक्चर होगा जीएसटी भी लगेगा, एक्साइज भी लगेगा, सभी चीजें लगेगी, तो ये इसके ऊपर डबल टैक्सेशन हो रहा है। ठीक है। रियल एस्टेट में, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जहां पे हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं, बंगलो सेल करते हैं, फ्लैट सेल करते हैं, इस प्रॉपर चीज में जीएसटी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? वेरी सिंपल रीजन है कि बेटा यहां पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, देयरफॉर आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट हमने शायद नहीं देखा है डिटेल में, वी वर सपोज टू, बट वो नहीं हुआ है, वो हम देखेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं आप इस चीज को देख लो, राइट। चलो गो फॉर इट फास्ट। अच्छा यस बता देना ऊपर का पार्ट अगर आपको समझ आया है, सभी लोगों को यस बता दो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। अच्छा, इस पे बात करने से पहले मैं इस चार्ट पे आना चाहता हूं। एज वी हैव सीन दैट
जीएसटी के आने के पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे टाइप के थे, जैसे जीएसटी के पहले एक्साइज था, वैट था, एंट्री टैक्सेस थे जैसे ऑक्ट्रा एक्सेट्रा, सीएसटी था, सर्विस टैक्स था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेफ्ट हैंड साइड पे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवीज दिए हुए, राइट हैंड साइड पे सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवी दिए हुए हैं। इन दोनों में से चीजें मर्ज होकर के सीजीएसटी और एसजीएसटी में आ गई है। एक एक करके बताता हूं। जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमने देखा कि यार मैन्युफैक्चरिंग पे है, एक्साइज ड्यूटी ही स्पेसिफिकली कुछ मेडिसिनल और टॉयलेटरी प्रिपरेटरीज पे भी है, राइट। उसके अलावा टेक्सटाइल गुड्स पे एडिशनल एक्साइज है, मतलब बेसिक एक्साइज ड्यूटी आएगा प्लस उसके अलावा और भी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी आएगा। डबल टैक्सेशन हो रहा है बट एक्साइज के अंदर ही, राइट। सेंट्रल सेल्स टैक्स ट्रेडिंग पे है, राइट। सर्विस टैक्स सर्विस देने पे है, राइट। उसके बाद एक चीज जो आपको पता नहीं होगी, सीवीडी एंड एसएडी। सीवीडी इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और एसएडी जो है इसको हम बोलते हैं स्पेशल एडिशन ड्यूटी, स्पेशल एडिशन ड्यूटी। आइडियली ये सीवीडी और एसएडी क्यों होते थे, क्या इसका वर्कआउट होता था एग्जैक्टली मैं बताता हूं, ध्यान देना। एक जमाना था, आप लोग बहुत छोटे रहोगे शायद, उस टाइम पे चाइना के फोन्स मिलते थे मार्केट में, इफ यू रिमेंबर चाइना फोन्स, राइट। कौन से, वो जिसमें 4 सिम डाल सकते हैं, 2 मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, आवाज इतना बड़ा कि पूरी बिल्डिंग को सुनाई दे, ये सभी फीचर्स थे, इफ यू रिमेंबर, राइट। इंटरनेट वगैरह के जमाने के पहले की है, मतलब इंटरनेट बहुत मुश्किल से मोबाइल्स में तब आया करता था, बट ये चाइना के फोन्स होते थे, राइट। नाउ अगर ये जो चाइना के फोन्स है, इन फोन्स को इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में। इंडिया में एक जना इंपोर्ट करेगा, उसका जो भी कॉस्ट लग रहा है इंपोर्ट का वो दे देगा, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और इंडिया के मार्केट में सेल करेगा। बेसिकली चाइना इन फोन्स पे कमा रहा था, और ये फोन्स चाइना के जो थे, ये मतलब उस टाइम में 1000, 2000, 500 रुपए में भी ये फोन मिलते थे, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज चाइना ये जो फोन बना रहा है, इसका जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है सपोज 1000 रुपीज, इंपोर्ट करता है इंडिया में, इंपोर्ट करने का कॉस्ट है सपोज 500 रुपीज, फिर उसका प्रॉफिट जो है ये ऐड करता है सपोज 500 रुपीज, कुल मिला के ये 2000 में इंडिया में अपना मोबाइल फोन सेल कर सकता है। एट द सेम टाइम इंडिया में कोई कंपनी मोबाइल फोन बना रही है, या इंडिया के बाहर कोई कंपनी मोबाइल फोन बना रही है, इंडिया में बेच रही है, इसका कॉस्ट ही आ रहा है 10,000 रुपीज, प्लस इंपोर्ट, या अगर इंडिया में है तो चलो इंपोर्ट नहीं होगा, बट बाहर है तो इंपोर्ट होगा, प्लस प्रॉफिट, ये सब मैं पकड़ता हूं समझो 2000 रुपए, कुल मिला के 12,000 रुपीज का आपका सेल हो रहा है। दोनों में डिफरेंस कितना है, सिर्फ 10,000 का, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, एज अ रैशनल पर्सन, एज अ रैशनल पर्सन, जो इंसान खुद कमा रहा है, अपना घर चला रहा है, इसको अगर मोबाइल फोन की जरूरत है सिर्फ फोन पे बात करने के लिए, क्या ये 2000 खर्चा करेगा या 12,000 खर्चा करेगा? 2 और 12, व्हाट डू यू थिंक? आपकी बात करता है, आप क्या करोगे? 2000 खर्चा करोगे या 12,000 खर्चा करोगे? सीधी बात है ना यार, 2000 खर्चा करेंगे हम, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं ये खर्चा करूंगा तो इसको तो कोई देखने नहीं वाला है। ऑल कस्टमर्स विल परचेस 2000 का फोन, दे विल नॉट परचेस 12,000 का फोन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज ऑब्जर्व की और कहा कि यार ऐसे तो इंडिया के लोगों का मार्केट, इंडिया के लोगों का मोरल पूरा कम हो जाएगा, इंडिया के लोग खुद मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पाएंगे कभी, हम हमेशा चाइना पे ही डिपेंडेंट रहेंगे बिकॉज वो सस्ते में दे रहा है। तो इंडिया ने एक काम करेंगे, सिमिलर फोन जो आप 2000 को बेच रहे हो, वो सिमिलर फोन 12,000 में बन रहा है इंडिया में, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10,000। ये इंपोर्ट पे एडिशनल टैक्स दे दो, इंपोर्ट पे एडिशनल टैक्स दे दो, जिसको नाम दे दिया सीवीडी। एसएडी समवॉट सिमिलर, मतलब इसके लिए प्लस सीवीडी हो जाएगा 10,000 रुपए, और अभी ये भी 12,000। सो ये भी 12,000, ये भी 12,000, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे है। अब आप फीचर्स पे देखोगे, क्वालिटी पे देखोगे और खरीदोगे चीज को। दैट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी फॉर यू गाइस। इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी भी कहते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। वाई एंटी डंपिंग? बिकॉज चाइना ये जो एक्टिविटी कर रहा था इसको डंपिंग बोलते हैं, कि यार वो बस ले रहा है और एकदम बड़े से बड़े फोन्स बना करके मार्केट में डंप कर रहा है, ले लो ले लो ले लो, राइट। बस डंप कर रहा है, सिर्फ बड़े बड़े एकदम वॉल्यूमनस कंटेनर्स बना के सिर्फ लाके डंप कर रहा है इंडिया में, क्योंकि बहुत मार्केट है इंडिया में और फोन सभी को चाहिए, राइट। सो देयरफॉर इस चीज को स्टॉप करने के लिए सीवीडी को लाया गया है। ये बात सिर्फ मैं कोई स्पेसिफिक गुड्स या स्पेसिफिक कंट्री की नहीं बात कर रहा हूं, ये हर कंट्री में होता है। इंडिया में अगर कोई दूसरा देश अपार्ट फ्रॉम चाइना भी ऐसी कोई एक्टिविटी करना चाहे डंपिंग की, तो उसके अगेंस्ट सीवीडी लगाया जाता है, राइट। मैं ये स्लाइड भी दिखाऊंगा, आप अगर कुछ नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लेना, बट पहले लेट मी कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन, राइट। इसके अलावा देयर आर सम सेस एंड सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स बेसिकली, राइट। जो इन सभी के ऊपर अगर कुछ एडिशनल लगता है तो वो
स्टेट के अंदर में स्टेट वैट है या परचेस टैक्स है जो सेल और परचेस पे होगा, यानी कि ट्रेडिंग पे होगा बेसिकली। एंटरटेनमेंट टैक्स, जब आप सर्कस पे जा रहे हो, मूवीज पे जा रहे हो, तो आपको एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे एक एडिशनल टैक्स था। एंट्री टैक्स में आप ऑक्ट्रा वगैरह पकड़ सकते हो। आपके टाउन के अंदर, कैंटोनमेंट एरिया के अंदर, कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर मटेरियल लेके आने के लिए टैक्स देना पड़ता था। लग्जरी टैक्स, लग्जरियस गुड्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स अलग से था, और स्टेट सेस एंड सरचार्ज अलग से था। राइट। सो बस इतनी ही चीजें थी। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा। यहां पे इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये सबस्यूमिंग इसीलिए किया है ताकि हम फ्लो ऑफ क्रेडिट दे सके और कास्केडिंग इफेक्ट को रोका जाए, कास्केडिंग को रोका जाए। ठीक है, ये रहा सबसम्शन आपके सामने पूरा। इसको एक बार देख लो। सीवीडी सबको समझा है या नहीं, मुझे यस और नो करके बताना। सीवीडी का स्लाइड भी दिखाता हूं, गो फॉर इट फास्ट। सभी को क्लियर है? सबसमिंग ऑफ टैक्सेस एट द सेम टाइम, सीवीडी, राइट। सीवीडी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। सीए फाइनल में जब आप जाओगे तब आप डिटेल में सीवीडी क्या होता है पढ़ोगे और उसके प्रोविजंस भी पढ़ोगे। वन स्टूडेंट इज आस्किंग अ डाउट, सर दी सबस्यूमिंग पार्ट दैट वी रेड लास्ट, वो डिटेल में पढ़ना है क्या हमें? और वी नीड टू नो दैट इट वाज डन टू प्रिवेंट कास्केडिंग इफेक्ट। नहीं नहीं, यू नीड नॉट। देखो ये समझने के लिए है सिर्फ, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कि यार हमारे दिमाग में आ सकता है कि हम जब जीएसटी पढ़ रहे हैं तो ये चीज हो क्यों रही है, ये हमारे दिमाग में आ सकता है, बस उसको समझने के लिए। ठीक है। हाँ, एग्जाम में एक ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि यार प्लीज मेंशन दी टैक्सेस विच वर देयर अर्लियर अंडर द regime बट they are not there right now after the GST, या what are the taxes which have been subsumed under GST। तो आपको बस मेंशन करना है उन टैक्सेस को। या आपको एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज नॉट बीन सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, वैसा भी आ सकता है, बस बट नॉट मोर देन दैट। डन।
गाइस डन? चलो, ये जो बेनिफिट्स वाला पार्ट है ना, इसमें मैं बाद में आता हूं। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे जाते हैं, राइट? सभी लोग ध्यान देना, साथ में इस चीज को समझ लेंगे पहले, बिकॉज ये टॉपिक पेंडिंग है। समझ लेते हैं, बहुत आसान है, 5 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद आप रीड करना, ठीक है? और फिर लास्ट पार्ट बचता है बेनिफिट्स, जो जो भी हमने अभी तक देखा हुआ है सभी चीजों को समराइज करता है, राइट? तो सॉर्ट ऑफ और एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा, बट पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे ध्यान देते हैं। अब देखना, समझना चीज को। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट है। जो पहला लिस्ट है वो है यूनियन गवर्नमेंट का, कि वो कौन से चीजों पर टैक्स लगा सकता है, अगर मैं टैक्स की बात करता हूं तो। अगर दूसरा लिस्ट में बात करूं तो सेकेंड लिस्ट इज वेयर दी स्टेट गवर्नमेंट्स को राइट दिया गया कि आप टैक्स लेवी कर सकते हो। और तीसरा जो है कॉन्करेंट लिस्ट है, जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों को राइट दिया गया है कि उन सर्टन गुड सर्विसेज पे आप टैक्स लगा सकते हो, राइट? सो इंडिया में जब जीएसटी लाया गया था, तो जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़े थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अमेंडमेंट लाना पड़ा था, उसके बाद ये चीज हुई थी, राइट? बिकॉज पावर टू लेवी द टैक्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वाज विद सम पर्टिकुलर गवर्नमेंट, तो उसको चेंज करके सेंट्रल से स्टेट में भी लाना है, और स्टेट वाला पार्ट भी सेंट्रल को देना है, तब फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रॉपर ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर बिठाया जाएगा, राइट? एंड दैट इज द रीजन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है, राइट? तो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये हमको पता है, राइट? अब फेडरल स्ट्रक्चर है तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें टैक्सेस लेवी करने हैं। अगर उसके अलावा आप कुछ करते हो तो उसको अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको इलीगल माना जाएगा, एंड इट इज वाइड फ्रॉम डे वन, मतलब उसको पहले दिन से ही माना नहीं जाएगा। अब कुछ आर्टिकल्स है, आर्टिकल 265 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो बोलता है कि कोई भी टैक्स आप लेवी नहीं कर सकते हो जब तक आपको अथॉरिटी नहीं दी गई है। तो अथॉरिटी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी कौन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन देगा, राइट? आर्टिकल 245 है जो कोई भी एक्ट को इंप्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का, टैक्स का एक्ट बना लिया आपने, बट उस एक्ट के हिसाब से आपने यू कैन से ये लेना है, क्या बोलते हैं, पैसा वसूलना स्टार्ट करना है कंज्यूमर से, टैक्स पेयर से, तो उसके लिए आपको अथॉरिटी चाहिए, वो 245 से दी गई है। तो अथॉरिटी टू मेक द लॉ एंड टू कलेक्ट द टैक्स, अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट द लॉ, राइट? 246 जो है ये लेवी करने का अथॉरिटी देता है, यार आप लेवी करो, लेवी करके फिर यहां पे कलेक्ट करो, और ये सब एग्जीक्यूट करने का पावर 245 में आता है। तो बेसिकली ये 3 आर्टिकल्स है। अगेन आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद करनी है वो यहां से स्टार्ट होगा कि वाई देयर वाज अ नीड एंड व्हाट आर द आर्टिकल्स जिसके थ्रू हमने चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है? कुछ एंट्रीज है, जैसे लिस्ट 1 है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लिस्ट 2 है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास राइट है, उसमें कुछ एंट्रीज है, जैसे एंट्री नंबर 82 टू 91 बताता है कि आप कौन से टैक्सेस लेवी कर सकते हो एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें एक्साइज था, पहले कस्टम्स है, इनकम टैक्स है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए वैट था, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट में ये था अपना, क्या बोलते हैं, सीएसटी था, राइट? सो दोस थिंग्स आर देयर। नाउ power to levy GST has been conferred by article 246A। 246 का आर्टिकल है, 246A नया आर्टिकल बनाया है, और उससे उसके थ्रू यहां पे हम जीएसटी लगाना स्टार्ट कर रहा है। ये आर्टिकल कहां से आया? जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल पास हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट एक्ट 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 ये पास हुआ था, और इसके थ्रू आर्टिकल 246 को लाया गया है, और 246 बोलता है कि हां अब आप जीएसटी लगाना स्टार्ट करो। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की क्या जरूरत थी? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की इसीलिए जरूरत थी कि सेंटर और स्टेट दोनों को साथ में पावर देना है, दोनों को साथ में पावर देना है कि हां तुम जीएसटी इंप्लीमेंट करो, राइट? दोनों को साथ में पावर देना है। तो एम्पावर करने के लिए प्लस इंटीग्रेशन, दोनों टैक्सेस को साथ में लेके आना है, जो स्टेट के टैक्सेस है और जो सेंट्रल के टैक्सेस है, इन दोनों को साथ में लेके आना है ताकि प्रॉपर तरीके से टैक्स लग सके। अब जैसे पहले था स्टेट वैट, तो वैट अलग था, सीएसटी अलग था, राइट? एक्साइज अलग था, एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, वैट स्टेट गवर्नमेंट के पास था, सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। आज के डेट पे सब कुछ जीएसटी के अंदर में, और जीएसटी दोनों के पास है, 50% 50%, राइट? तो दोनों को अगर लेके आना है तो इसकी परमिशन हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता था। अगर वो करवाना है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा, ठीक है? बिकॉज पहले से ही सेपरेट पावर था, सेंटर के भी स्टेट के भी, उनको साथ में लेके आना है, इसलिए हमने अमेंडमेंट किया, राइट? अब अमेंडमेंट क्या किया? अमेंडमेंट क्या किया? पहला
246A जो हम यहां देख रहे थे, 246A हमें पावर देता है जीएसटी लॉ बनाने का, 246A हमें पावर देता है जीएसटी काउंसिल स्टैब्लिश करने का। ये जीएसटी काउंसिल क्या है? ये जीएसटी काउंसिल कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, मिनिस्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, जो बैठ करके टाइम टू टाइम स्टडी करते हैं चीजों पे और गवर्नमेंट को बताते हैं। जो अपना जीएसटी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इनको टाइम टू टाइम बताते हैं कि यार आपके स्टेट में, आपके कंट्री में क्या क्या चीजें चेंजेस लानी चाहिए एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न। अगर ये बोलेंगे चलो अल्कोहल को लेके आ जाओ जीएसटी के अंदर, ये बोलेंगे चलो पेट्रोल को लेके आ जाओ, पेट्रोल को लेके आ जाओ, तो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर चीज पहले जीएसटी काउंसिल फाइनलाइज करता है, फिर ये रिकमेंड करेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और फाइनेंस मिनिस्ट्री हाँ बोलेंगी चलो डन, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अगर पार्लियामेंट में कुछ अमेंडमेंट लेके आना है, बिल लेके आना है, तो पार्लियामेंट में चली जाएगी चीज, अगर नहीं तो डायरेक्टली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू नोटिफाई कर देगा चीज को। बस इतना ही है इस क्लॉज में। दूसरा जो है आर्टिकल 269A, देखो आपने एक्ट तो बना लिया, आपने काउंसिल बना लिया, अब आप एक्चुअल में लेवी करोगे, लेवी करने के बाद कलेक्ट करोगे, ये पूरा राइट 269A में दिया हुआ है। आपको याद होगा यहां पे 265, 246, 245 दिखा था, उसके बाद 246A देखा था, जो पहला क्लॉज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा था 269A जो दूसरा है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पे कैसे करना है? अभी इंटर स्टेट पे तो ठीक है, दोनों करेंगे साथ में लेवी, सेंट्रल भी स्टेट भी। इंटर स्टेट में क्या करेंगे? इंटर स्टेट और इंपोर्ट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट लेवी करना और कलेक्ट करना, और फिर वो बांटेगा, ठीक है, यही पूरी चीज यहां दी हुई है। अच्छा, इसमें एक पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना, amount collected as IGST has been used for payment of CGST or vice versa, such amount shall not form part of consolidated fund of India. This is to facilitate transfer of funds between center and state. ध्यान देना, हमने कल कुछ चीजें पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास जो आउटपुट है ये आउटपुट IGST का है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने वाला है, और इनपुट है जो मुझे माइनस करना है, और इनपुट CGST है या SGST है, और ये सेंट्रल के पास है और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे अलाउ कर सकती है बेनिफिट लेना है इनपुट का? यही चीजें यहां पे बता रहे हैं। तो आप इसको पहली चीज तो एक तो स्टार मार्क करके रखेंगे कि इसको हम बाद में देखने वाले हैं। दूसरी चीज, ये जो बोलता है वो सिंपल है कि आप ये जो भी इनपुट दे रहे हो, ये इनपुट का पैसा आप इंडिया के फंड से नहीं दोगे, ये पैसा आप स्टेट के पास से लोगे और बेनिफिट दोगे, और जब आपको बेनिफिट मिलेगा आप स्टेट को वापस कर दोगे, ताकि देयर इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कंटिन्यूअसली ट्रांसफर चलता रहे। ठीक है, पार्लियामेंट को एम्पावर कर रखा है कि अगर कुछ रूल्स बनाने हैं आप बिंदास बना सकते हो, कोई प्रिंसिपल चेंज करना बिंदास कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आर्टिकल 366 की बात करूं, ये थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 366 की बात करूं तो ये बताता है गुड्स की डेफिनेशन, जीएसटी की डेफिनेशन क्या है, गुड्स की डेफिनेशन क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है। शॉर्ट में दिया हुआ है, पूरा डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, हमने पूरा डेफिनेशन देखा है, मैंने आपको लिखवा के दिया था, मैंने डिक्टेट किया था, चेक कर लेना, लगभग सेम है। उसके बाद ये जो हमने यहां देखा ना आर्टिकल 246A जिसके तहत जीएसटी काउंसिल आया है, उसको अलग से डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 279A के अंदर, और इसके थ्रू बोला हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है ये प्रेसिडेंट जीएसटी काउंसिल बनाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट जीएसटी काउंसिल बनाएगा। पहली बार प्रेसिडेंट ने सितंबर 2016 में जीएसटी काउंसिल बनाया था, और उसमें जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है ये चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के, और जो बाकी के मिनिस्टर्स है जो फाइनेंस के लिए इंचार्ज है अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, वो सभी लोग यहां पे मिनिस्टर्स बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं। राइट, इसके फंक्शन क्या है, रिकमेंडेड क्या कर सकता है, डिसीजन कैसा होता है, ये यहां दिया हुआ है। इसका फंक्शन सिंपल है कि कोई भी चीज हो, रजिस्ट्रेशन हो, कोई डिस्प्यूट हो, एग्जाम्पशन हो, रेट ऑफ टैक्स चेंज करना है क्या, कोई भी चीज हो, सप्लाई के डेफिनेशन में कुछ एडलेस करना है क्या, जो भी चीजें हो, ये सभी चीजों के ऊपर रूल्स आप बना सकते हो, रिकमेंडेशन आप दे सकते हो रूल्स बनाने के लिए। आप सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हो, यानी कि जीएसटी काउंसिल सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। फाइनलाइजेशन कौन करेगा? फाइनलाइजेशन करेगा भाई कौन सा, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, यानी कि आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगा। रेकमेंड कर सकता है, क्या चीजें रेकमेंड कर सकता है, अगेन प्रोविजंस कैसे चेंज करने हैं, कौन सी चीजों को जीएसटी में लाना है नहीं लाना है, पूरा रिसर्च करने के बाद डिसीजन जो भी होगा, ये मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 मतलब 75% ऑफ द पीपल इन द जीएसटी काउंसिल शुड एग्री कि हां हमें ये चीज लाना है, तभी उस चीज को रेकमेंड किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका वेटेज 1/3 है, और जो बाकी के लोग हैं इनका वेटेज 2/3 है। ठीक है, चलो, सो दिस इज वन थिंग। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट एक्सप्लेन करना। देखो हमने यहां पे क्या देखा कि यार जो पैसा
जैसे एसजीएसटी है, एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका इनपुट क्यों लेने देगी? पैसा तो स्टेट के पास है ना, तो ये पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के आपने यूज करना है, उसका बेनिफिट देना है। आपको जब बेनिफिट मिल जाता है आपके रेशियो में वापस से स्टेट को डिवाइड करके दे देना है। इसमें आप ऐसा नहीं बोलोगे कि देख भाई तेरा इनकम टैक्स का अमाउंट कुछ मुझे देना बाकी है तो उसको मैं इसके साथ एडजस्ट कर सकता हूं। आप कुछ एडजस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। आप इंडिया के फंड को हाथ नहीं लगाओगे, जो जीएसटी का फंड है वो अलग रहेगा और उतने ही फंड को आपने यूज करना है। महक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसी के साथ खत्म होते हैं आपके। आई होप आपको चीजें समझने आई होंगी। मैं 10 मिनट देता हूं, आराम से पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ेंगे, और जो जो डाउट्स आपको अभी रीड करते समय आ रहे हैं मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद, आप मुझे वो डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, महक क्लियर है आपकी क्वेरी? यस, चलो यहां से रीड करना स्टार्ट करना, धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं। जो भी डाउट आता है तुरंत आप या तो टेक्स्ट में पूछ सकते हो या अनम्यूट कर लो फटाफट से और पूछना स्टार्ट करो। ताबड़तोड़ पूछना, फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। टेक 10 मिनट्स, थोड़ा सा बड़ा है, आराम से पढ़ेंगे। समझने आया क्या सभी को? यस और नो बताना जरा। समझने आया सभी को? यस और नो बताओ। यस, समझने आया है सभी को? पक्का? एवरीवन? आधे ही लोगों ने रिप्लाई किया है, बाकी लोग क्या हो गया? यस, क्लियर है चीजें? चलो प्लीज स्टार्ट रीडिंग।
गाइस डन, आगे बढ़ना है। नॉर्मल रीड देना, हर चीज को डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है बस उसी हिसाब से एग्जाम में आने वाला है, सो डोंट वरी। ठीक है, कुछ चीजें जो एक्सप्लेनेशन के लिए है उनका एक्सप्लेनेशन ही समझना है। डन। अरे लाइव बैच वाला आपका कॉस्टिंग का क्लास है क्या 5:45 को? तो ब्रेक चाहिए क्या बीच में आपको, या कैसे करना है? बिकॉज अपन ने आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया ना। अच्छा, जो स्क्रीन पे है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद स्टॉप करता है।
यस यस श्रेयस, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस देने वाला हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो भी है, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, वो सब चीजें हम करेंगे। राइट, अभी के लिए यहां स्टॉप करता हूं। आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं आज, यहां से लेकर के यहां तक तो अपन ने जो पढ़ा है ये आपने रीड करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो बेनिफिट्स वाला पार्ट है, बेनिफिट्स टू इकोनॉमी नंबर 1, बेनिफिट्स टू, अच्छा उसमें ही सब दिया हुआ है, ट्रेड इन इंडस्ट्री यही है, कंप्लायंस यही है। तो ये यहां से लेके बेनिफिट्स किस किस को दिए गए हैं, यहां से लेके यहां तक के, ये आपने ट्राई करके रीड करना है। ठीक है, कल इसको फटाफट से डिस्कस करेंगे और फिर हमारा टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। राइट, क्लियर है यहां तक सभी चीजें? लाइव बच वालों, यस और नो? आज जो भी हमने डिस्कस किया है क्लियर है?